वेलकम स्टूडेंट। इस सेशन में हम लोग भू आकृति विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। यह है बल, फोर्सेस जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, एक्चुअली भू आकृति विज्ञान स्थलाकृतियों के अध्ययन का विज्ञान है और स्थलाकृति की उत्पत्ति किसी न किसी बल का परिणाम होता है। तो पृथ्वी पर दो तरह के बल क्रियाशील होते हैं। आप देखें, एक बल जैसे ये पृथ्वी है तो कुछ बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्रियाशील होते हैं और कुछ बल पृथ्वी के बाहर सतह पर क्रियाशील होते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रियाशील होंगे उसको हम अंतर्जात बल या इंग्लिश में इंडोजेनेटिक फोर्स के नाम से पुकारते हैं। राइट, चाहे तो हिंदी में अंतर्जात बल या इंग्लिश में इंडोजेनेटिक फोर्स के नाम से पुकारते हैं। इसका तात्पर्य यह है, इंडो मीन्स इनर, जेनेटिक मीन्स फॉर्मेशन। जो बल भूगर्भ में लगकर किसी स्थलाकृति का फॉर्मेशन करे उसे हम अंतर्जात बल के नाम से या इंडोजेनेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। और आपको यह जान लेना चाहिए कि जी टेक्टोन प्रथम ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगर्भ में क्रियाशील इस प्रकार के बलों को नोटिस किया था। यही कारण है कि अंतर्जात बल को, इंडोजेनेटिक फोर्स को टेक्टोनिक फोर्स या विवर्तनिक बल के नाम से भी जाना जाता है। राइट, तो एक बल तो पृथ्वी के सतह के आंतरिक भाग में क्रियाशील होते हैं और दूसरे बल पृथ्वी के सतह के बाहर क्रियाशील होते हैं। इसको बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। एक्सो मीन्स आउटर एंड जेनेटिक मीन्स फॉर्मेशन, मतलब जो बल पृथ्वी के सतह के बाहर से क्रियाशील होकर स्थलाकृतियों का निर्माण करे उसे बहिर्जात बल के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है कि पृथ्वी पर दो तरह के बल क्रियाशील हुए, एक तो पृथ्वी के अंदर से जो क्रियाशील बल और दूसरे बल है पृथ्वी के बाहरी सतह पर क्रियाशील बल। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रियाशील होते हैं उसे अंतर्जात बल के नाम से या विवर्तनिक बल के नाम से जाना जाता है। और विवर्तनिक बल या अंतर्जात बल के द्वारा उत्पन्न सभी स्थलाकृतियों को या सभी घटनाओं को विवर्तनिक स्थलाकृति या विवर्तनिक घटनाक्रम के नाम से पुकारते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पर्वतों का जनन, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप इत्यादि जो भी घटना है वह अंतर्जात बल का परिणाम है। इसलिए इन सभी प्रक्रियाओं को विवर्तनिक घटना या विवर्तनिक स्थलाकृति के नाम से पुकारते हैं। दूसरी ओर जो बल ऊपर से काम करता है उसको बहिर्जात बल के नाम से जानते हैं। और बहिर्जात बल बेसिकली अपर्दन के दूत, एजेंट ऑफ इरोजन, अपर्दन के दूत के द्वारा आरोपित बल है। और अपर्दन के दूत में रिवर, विंड, ग्लेशियर और ओशनिक वेव शामिल है। पृथ्वी के सतह पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अपर्दन के दूत क्रियाशील होते हैं। जैसे अधिक वृष्टि वाले क्षेत्र में नदी अपर्दन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु अपर्दन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्न तापीय क्षेत्र में हिमनद अपर्दन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और तटीय क्षेत्रों में ओशनिक वेव, महासागरीय तरंग अपर्दन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राइट, ये सभी बल बहिर्जात बल आरोपित करने वाले एजेंट हैं और चूंकि इन सभी अपर्दन के दूत को जियोमॉर्फिक एजेंट के नाम से जानते हैं इसलिए बहिर्जात बल को जियोमॉर्फिक फोर्स के नाम से भी पुकारते हैं। तो पृथ्वी पर दो तरह के बल क्रियाशील हैं। एक बल जो पृथ्वी के अंदर से क्रियाशील है जिसको हम अंतर्जात बल कहते हैं, राइट, या विवर्तनिक बल कहते हैं, या इंग्लिश में इसको इंडोजेनेटिक फोर्स के नाम से या टेक्टोनिक फोर्स के नाम से जानते हैं। ओके, और दूसरे बल जो है पृथ्वी के सतह के बाहर से क्रियाशील होते हैं उसे बहिर्जात बल के नाम से जाना जाता है। और इस बल के, है ना, यह बल बेसिकली अपर्दन के दूतों के द्वारा आरोपित बल है। राइट, अपर्दन के दूतों में नदी, वायु, हिमनद और महासागरीय तरंगों को शामिल करते हैं। राइट, चूंकि अपर्दन के दूत को भवाकृतिक प्रक्रम या जियोमॉर्फिक एजेंट के नाम से भी जानते हैं, इस कारण बहिर्जात बल को, है ना, भवाकृतिक बल या जियोमॉर्फिक फोर्स के नाम से पुकारते हैं। अब आप देखिए कि दोनों बल में क्या संबंध है। तो जैसे जब भी पृथ्वी के सतह पर अंतर्जात बल लगेंगे, चाहे या तो वो ऊपर की दिशा में काम कर रहे हों या वो नीचे की दिशा में काम कर रहे हों या वो क्षैतिज दिशा में काम कर रहे हों, अंतर्जात बल की प्रभाविता यही होगी कि वह पृथ्वी पर ऊर्ध्व असमानता, वर्टिकल इरेगुलरिटी उत्पन्न करता है।
गेटिंग वेल ना। वर्टिकल इरेगुलरिटी, यदि इस तल को हम एवरेज मीन सी लेवल माने, औसत समुद्र तल माने, तो स्पष्ट है कि अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी के सतह में समुद्र तल के सापेक्ष उत्थान होते हैं या समुद्र तल के सापेक्ष अवतलन होते हैं। गेटिंग वेल ना, राइट। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्जात बल पृथ्वी के सतह पर ऊर्ध्व असमानता, वर्टिकल इरेगुलरिटी उत्पन्न करता है। गेटिंग वेल ना। क्या प्रभाविता है अंतर्जात बल की, आप समझ में आ गया कि यह पृथ्वी के सतह पर वर्टिकल इरेगुलरिटी उत्पन्न करता है। और इसको मैथमेटिकली आप समझने का प्रयास करें कि यहां पर यदि कोई चट्टान है तो इसकी ऊर्जा mgh के फॉर्म में है। m है मास, g ग्रेविटेशनल पुल एंड h समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। तो चूंकि यह चट्टान समुद्र तल के पास है, समुद्र तल पर है, इसलिए h = 0 है, अर्थात mgh = 0, राइट। तो यदि कोई चट्टान समुद्र तल पर है तो ऐसी स्थिति में वो जीरो एनर्जी स्टेट की अवस्था में है और जीरो एनर्जी स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट कहलाता है। गेटिंग वेल ना। लेकिन जब अंतर्जात बल की क्रियाशील होने का यह चट्टान h ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में इसकी ऊर्जा में प्लस mgh में की वृद्धि होती है, राइट। इसका मतलब कि ये हायर एनर्जी स्टेट में, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, ओके। और यदि यह चट्टान अंतर्जात बल के कारण नीचे चला गया, मतलब माइनस h की गहराई में ये पहुंच गया, तो इसकी ऊर्जा माइनस mgh है ना कि इस फॉर्म में होती है। आप देखिए कि दिस स्टेट इज मोस्ट स्टेबल। गेटिंग वेल ना। समुद्र तल पर जो चट्टान होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन समुद्र तल से जब ऊपर ये स्थिति है तब भी ये धनात्मक ऊर्जा की स्थिति और यहां पर ऋणात्मक ऊर्जा की स्थिति, ये x और y दोनों स्थिति असंतुलन या अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। क्लियर ना, राइट। कि दोनों स्थिति चाहे तो पृथ्वी समुद्र तल से कोई चट्टान ऊपर उठे हुए हैं तब भी यह अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है, या समुद्र तल से कोई चट्टान नीचे धंसे हुए हैं तब भी यह अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर भूगर्भ से जो बल क्रियाशील होते हैं, जिसको हम विवर्तनिक बल के नाम से या अंतर्जात बल के नाम से जानते हैं, उसकी प्रभाविता है या उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर असंतुलन की दशा उत्पन्न होती है। क्लियर हुआ ना, राइट। इंडोजेनेटिक फोर्स जब भी काम करेगा तो वह समुद्र तल से, सतह को समुद्र तल से ऊपर उठाएगा, इसको धनात्मक स्थलाकृति कहते हैं। और जो भाग नीचे धंस गए समुद्र तल के नीचे है उसको ऋणात्मक स्थलाकृति कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्जात बल के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर ऊर्ध्व असमानता या अस्थिरता उत्पन्न होती है। गेटिंग वेल ना, राइट। अस्थिरता उत्पन्न होती है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यहां पर ये उत्थान हुआ, ये समुद्र तल है, एवरेज मीन सी लेवल, ओके। और यहां पर सतह का अवतलन हुआ। गेटिंग वेल। तो x भी अंतर्जात बल का परिणाम है, y भी अंतर्जात बल का परिणाम है। गेटिंग वेल ना, राइट। ये दोनों भूगर्भ में क्रियाशील होते हैं और दोनों अनस्टेबिलिटी के परिचायक हैं। बोथ इंडिकेट द अनस्टेबल कंडीशन ऑन द अर्थ सरफेस। गेटिंग वेल ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि अंतर्जात बल या विवर्तनिक बल जब भी पृथ्वी पर क्रियाशील होगा तो पृथ्वी पर ऊर्ध्व असमानता या वर्टिकल इरेगुलरिटी उत्पन्न करेगा, अर्थात पृथ्वी पर असंतुलन की दशा उत्पन्न करेगी। ठीक है ना। अब देखिए कि जैसे हमारे बॉडी में यदि कोई वायरस का प्रवेश हुआ, पेनिट्रेशन हुआ, तो WBC एक्टिव हो जाता है। और WBC, चूंकि वायरस हमको बीमार कर सकता है, इसलिए WBC इसलिए उस पर आक्रमण करता है कि उसके प्रभावों को समाप्त किया जाए। मतलब WBC इम्यूनिटी का परिचायक है। गेटिंग वेल ना, राइट। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि जैसे ही वायरस शरीर में प्रवेश किया तो WBC स्वतः क्रियाशील हो गया। इस स्वतः क्रियाशील होने की घटना को होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म या साइबरनेटिक्स के नाम से पुकारते हैं। गेटिंग वेल ना। तो इसी प्रकार की स्थिति है कि जब अंतर्जात बल के द्वारा कोई पृथ्वी पर कोई ऊर्ध्व असमानता उत्पन्न होती है तो बहिर्जात बल उस असमानता को समाप्त करने का प्रयास करता है। गेटिंग वेल ना। जहां पर धनात्मक स्थलाकृति है वहां, है ना, बहिर्जात बल, है ना, सतह को अपरदित कर धीरे धीरे समतल बना देता है, राइट। अर्थात यहां पर इरोजन के कार्य होते हैं, अपरदन के कार्य होते हैं एट द साइट ऑफ पॉजिटिव लैंडफॉर्म। और जहां ऋणात्मक स्थलाकृति है वहां अपरदन के दूत सतत रूप से निक्षेपण करते हैं और फाइनली पृथ्वी के सतह को समतल बना देते हैं। इस कारण बहिर्जात बल को
समतलकारी बल या फोर्स ऑफ प्लानेशन के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है ना? तो स्पष्ट है, आपको बतला दें कि अंतर्जात बल जहां ऊर्ध्व और समानता उत्पन्न करता है, वही बहिर्जात बल है ना ऊर्ध्व और समानता के प्रभावों को समाप्त करने का प्रयास करता है। जहां धनात्मक स्थलाकृति है वहां बहिर्जात बल अपर्दन के कार्य करेंगे, और जहां ऋणात्मक स्थलाकृति है वहां बहिर्जात बल निक्षेपण का काम करेंगे, और अंततः बहिर्जात बल के प्रभाव स्वरूप सतह समतल हो जाता है। इसलिए बहिर्जात बल को समतलकारी बल या फोर्स ऑफ प्लानेशन के नाम से पुकारते हैं। एकदम स्पष्ट हो गया ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स ऑफ प्लानेशन। और देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि बहिर्जात बल पृथ्वी के सतह को समतल करने का प्रयास करता है। तो यहां पर एक टर्म है, इसको समझें कि एक्चुअली यदि कोई चट्टान बेस लेवल से ऊपर उठता है तो वह असंतुलन की दशा प्राप्त करता है। अब बेस लेवल है क्या, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो देखिए, नदी और हिमनद के लिए बेस लेवल औसत समुतल होता है, गेटिंग वेल, जबकि वायु के लिए बेस लेवल ग्राउंड वाटर लेवल को माना जाता है, गेटिंग वेल ना। तो इसका मतलब है कि नदी या हिमनद समुद्र तल तक अपर्दन करेंगे। यदि कोई उत्थित स्थलाकृति है तो ये अपर्दन का कार्य इस लेवल तक ही करेगा, इसके बाद पर्टिकुलरली यह नहीं करना समाप्त कर देगा, गेटिंग वेल ना। लेकिन पर्टिकुलरली वायु यदि है तो वायु यदि मान लीजिए कि ये ग्राउंड वाटर लेवल है तो विंड विल एक्ट अप टू दिस लेवल, बिकॉज फॉर विंड दिस ग्राउंड वाटर लेवल इज द बेस लेवल। क्लियर हो रहा है ना? तो बेसिकली आप देखिए कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं। जिस स्थान पर बहिर्जात बल धनात्मक स्थलाकृति का फॉर्मेशन करता है, धनात्मक स्थलाकृति का तात्पर्य है कि समुद्र तल से उत्थित क्षेत्र, गेटिंग वेल ना, वहां बहिर्जात बल अपर्दन का काम करता है, और जहां ऋणात्मक स्थलाकृति की उत्पत्ति होती है वहां बहिर्जात बल निक्षेपण का काम करता है, और अंततः वह सतह समतल हो जाता है। इस कारण बहिर्जात बल को समतलकारी बल या फोर्स ऑफ प्लानेशन के नाम से पुकारते हैं, गेटिंग वेल ना। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र, किसी भी स्थलाकृति की वास्तविक स्थिति अंतर्जात और बहिर्जात बल के क्रियाशीलता का परिणाम है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर एक बात बतला दें, उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि यदि अंतर्जात बल के कारण यदि सतह का उत्थान हो रहा है, राइट, ये पर्वतों का उत्थान हो रहा है, तो इसके उत्थान की एक दर होगी और इसको हम रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, आरयू के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और चूंकि यहां धनात्मक स्थलाकृति बना तो बहिर्जात बल इसको अपर्दन करेंगे, इसको रेट ऑफ इरोजन के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो अब तीन दशा है। फर्स्ट स्थिति आप देखिए कि यदि रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इरोजन, मतलब अंतर्जात बल के कार्य करने की दर बहिर्जात बल के द्वारा कार्य करने की दर से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में स्थलाकृति की ऊंचाई में सतत वृद्धि होगी, गेटिंग वेल ना, राइट, सतत वृद्धि होगी। दूसरी स्थिति, यदि मान लीजिए कि रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ इरोजन होगा, तो ऐसी स्थिति में हाइट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, राइट, है ना, ऊंचाई स्थिर रहेगी। और तीसरी स्थिति कि यदि रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इरोजन होगा, तो ऐसी स्थिति में हाइट जो है ग्रेजुअल डिक्रीज करेगा, लगातार सतत इसकी ऊंचाई में कमी आएगी। तो वी हैव थ्री पर्टिकुलरली कंडीशन। One is if rate of upliftment is greater than rate of erosion, then height will increase. Second is if rate of upliftment is equal to the rate of erosion, then height will remain constant. And तीसरी स्थिति की rate of upliftment is less than rate of erosion, then height will gradually decrease. आपके इंफॉर्मेशन के लिए बतला दें कि जो स्थलाकृति इस दशा में होगी उसको यूथफुल अवस्था मानते हैं। जैसे हिमालय की ऊंचाई प्रति वर्ष 6 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि हिमालय प्रथम दशा में है, और यही कारण है कि हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन के रूप में जाना जाता है। ऑन द अदर हैंड, जो स्थलाकृति स्टेज थर्ड में होगी उसके लिए हम यूज करते हैं कि ओल्ड स्टेज या रेजिड्यूअल स्टेज या रिलिक्ट स्टेज, मतलब वह वृद्धावस्था में होगी। स्पष्ट है ना? तो किसी भी स्थलाकृति की वास्तविक दशा अंतर्जात और बहिर्जात बलों के क्रियाशीलता का परिणाम है। इज द फंक्शन ऑफ रेशियो बिटवीन इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स। ओके,
और इतना ही नहीं, आपको बतला दें कि यदि रेट ऑफ ऑब्लिटमेंट इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इरोजन होगा, तो ऐसी स्थिति में यदि पर्वत बना है तो पर्वत के सतह का ढाल उत्तल होगा। यहां पर देखिए कॉन्वेक्स है। ओके, यदि दूसरी स्थिति होगी तो ऐसी स्थिति में पर्वतों का ढाल इस तरह होगा, जिसको हम रेक्टिलिनियर स्लोप कहते हैं, समतल ढाल। और यदि मान लीजिए कि यह दशा होगी तो ऐसी स्थिति में पर्वतों के सतह का ढाल इस तरह होगा, मतलब कॉनकेव होगा, अवतल होगा। गेटिंग वेल ना? तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की सापेक्षित क्रियाशीलता न सिर्फ स्थलाकृति के ऊंचाई को प्रभावित करती है, बल्कि उसके सतह के ढाल का भी निर्धारक है। क्लियर हो गया ना? राइट, कि किसी भी स्थिति में किसी भी पर्वत को देखकर यदि उसके सतह उत्तल हैं तो यू कैन से दैट इट एग्जिस्ट इन द यूथफुल स्टेज। गेटिंग वेल ना? और यदि मान लीजिए कि वो अवतल है तो आप कह सकते हैं कि यह रेजिड्यूअल स्टेज में है या ओल्ड स्टेज में है। और ऐसे ही पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे भारत में हिमालय को छोड़कर हिमालय यूथफुल स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में है, लेकिन इसके अलावा जितने भी पर्वत है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, राइट, अरावली, विंध्यन, भार्नेर, कैमूर, सतपुरा, महादेव, मैकाल, द इंटायर आर द एग्जाम्पल ऑफ रेजिड्यूअल माउंटेन। इसको हम अवशिष्ट पर्वत के नाम से पुकारते हैं। तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की भूमिका क्या है, ये स्पष्ट हो गया। राइट, कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रियाशील होते हैं और इनकी क्रियाशीलता रिलेटिव पर्टिकुलरली एक्टिविटी या रिलेटिव है ना रेट ऑफ फंक्शनिंग वह निर्धारित करता है किस तत्व को, तो वह निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है किसी भी स्थलाकृति की स्थिति को इंडिकेट करता है। क्लियर हुआ ना? अब देखिए नेक्स्ट पर्टिकुलरली एस्पेक्ट आपको बतलाएं कि जैसे प्रश्न उठता है कि अंतर्जात बल, यदि भूगर्भ के अंदर से यह बल क्रियाशील हो रहा है तो यह अंतर्जात बल या इंडोजेनेटिक फोर्स कहलाता है या टेक्टोनिक फोर्स कहलाता है। तो टेक्टोनिक फोर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब ओरिजिन। देखिए आपको बतला दें कि अंतर्जात बल के कारण भूगर्भीय चट्टान में जो गत्यात्मकता उत्पन्न होती है, मूवमेंट होती है, इसी को हम भू संचरण कहते हैं, इसी को हम अर्थ मूवमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे कई बार सिविल सर्विसेज में राइट, चाहे तो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में आप देखेंगे कि क्वेश्चन आया है कि भू संचरण से क्या समझते हैं, भू संचरण के कारणों का उल्लेख करें एवं इसके द्वारा बनने वाले स्थलाकृति का वर्णन प्रस्तुत करें। क्लियर हुआ ना? व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ मूवमेंट, व्हाट इज द रीजन ऑफ अर्थ मूवमेंट एंड डिस्कस द लैंडफॉल प्रोड्यूस्ड बाय द इंडोजेनेटिक फोर्स और ड्यू टू अर्थ मूवमेंट। गेटिंग वेल ना? The answer will be same because earth movement is due to tectonic force और endogenetic force। यह अंतर्जात बल का ही परिणाम है। तो इसकी चर्चा हम डिटेल करने का प्रयास करेंगे। राइट, देखिए यूपीएससी या बीपीएससी में एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि यही सफिशिएंट नहीं है कि आप यदि 5 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप 5 प्रश्नों के आंसर देते हैं। दिस इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज यू सी you should also inculcate the quality of the answer. Quality of the answer ensure your high score. Getting well ना? तो हमेशा प्रयास कीजिए कि हम कुछ इस तरह का लिखें जो अन्य लड़कों से यह डिफरेंट हो। जैसे यदि आप बुक में देखेंगे तो सिंपल फॉर्म में 1-2 पर्टिकुलरली एस्पेक्ट देखिए इसको वाइंड अप किया गया है, जबकि हम बहुत वाइडर व्यू लेके इसको एनालाइज कर रहे हैं। राइट, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अंतर्जात बल के उत्पत्ति के संदर्भ में कई विचारधारा हैं। राइट, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के द्वारा अलग अलग विचारधाराओं के प्रतिपादन किए गए। राइट, तो कई व्यूज के बारे में, कई विचारधारा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए सबसे प्रथम विचारधारा जो अंतर्जात बल के संदर्भ में है उसको हम है ना संकुचनकारी संकल्पना या कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के नाम से, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के नाम से पुकारते हैं। इसको हिंदी में संकुचनकारी संकल्पना के नाम से पुकारते हैं और इसका प्रतिपादन हॉल एंड डाना के द्वारा 1847 में किए गए। ओके, हॉल और डाना दोनों अमेरिकन भू आकृति वैज्ञानिक हैं और आपको बतला दें कि भू आकृति विज्ञान के जो विचारधारा हैं वो ब्रॉडली 2 भागों में विभक्त है, एक अमेरिकन विचारधारा और दूसरे यूरोपियन विचारधारा। जिस सिद्धांत को दोनों विचारधाराओं का समर्थन प्राप्त होता है उसको विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त होती है। तो देखिए हॉल एंड डाना ने 1847 में कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी का प्रतिपादन किया, ये अमेरिकन ज्योग्राफर है। 1852 में
राइट, ईली डीबी माउंट, ELIEDEBEAUMOUNT, ईली डीबी माउंट ने जो वैज्ञानिक थे, जो यूरोपियन थे, उन्होंने इसका समर्थन किया और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी काफी प्रचलित हो गया। गेटिंग वेल ना, कि पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? हॉल एंड डाना ने 1847 में, एंड इट गॉट रिकॉग्निशन फ्रॉम यूरोपियन ज्योग्राफर नोन एज ईली डीबी माउंट in 1852 and hence became the worldwide accepted view. Okay? अब देखिए कि कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी की मौलिक अवधारणा क्या है। तो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी इस अवधारणा पर आधारित है कि प्रारंभ में पृथ्वी गैसियस अवस्था में थी। ओके, उसके बाद क्रमिक रूप से इसमें शीतलन की प्रक्रिया हुई, तो ये गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और फाइनली ये ठोस अवस्था प्राप्त, सॉलिड अवस्था प्राप्त कर लिया। तो अवस्था मैंने समय के साथ पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन हुए और इस अवस्था परिवर्तन के क्रम में, राइट, पृथ्वी के सतह पर स्पर्श रेखीय संकुचनकारी बल क्रियाशील हुए, राइट, और इसी स्पर्श रेखीय संकुचनकारी बल, जिसको इंग्लिश में टेंजेंशियली एक्टिंग कॉन्ट्रैक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं, इसी बल को संकुचनकारी सिद्धांत के प्रतिपादकों ने अंतर्जात बल का कारण माना। गेटिंग ना, कि पर्टिकुलरली अंतर्जात बल जो ये संकुचनकारी संकल्पना जो हॉल एंड डाना के द्वारा प्रतिपादित संकल्पना है ना, यह इस अवधारणा पर आधारित है कि प्रारंभ में पृथ्वी गैसियस अवस्था में थी और क्रमिक रूप से वह द्रव और अंततः ठोस में परिणत हो गई। अवस्था परिवर्तन के क्रम में पृथ्वी पर स्पर्श रेखीय संकुचनकारी बल क्रियाशील हुए और यही स्पर्श रेखीय संकुचनकारी बल अंतर्जात बलों का कारण माना गया। क्लियर ना? देखिए, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी को कन्वेंशनल थ्योरी या ट्रेडिशनल थ्योरी के नाम से या परंपरागत संकल्पना के नाम से जाना जाता है। ना, बाद के वर्षों में इसकी आलोचना इस आधार पर की गई कि कॉन्ट्रैक्शनल फोर्स इतना प्रभावी नहीं हो सकता कि इससे हिमालय जैसे इतने ऊंचाई वाले पर्वतों का जनन हो जाए, नंबर 1। दूसरी बात कि यदि हम संकुचनकारी संकल्पना को सही भी मान लें, तो अब देखिए कि पृथ्वी अब ठोस अवस्था में परिणत हो चुका है और भौतिक विज्ञान का एक नियम है कि देयर इज ए लिमिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बियॉन्ड ए पर्टिकुलर लिमिट, है ना, देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्शन, हाउएवर द प्रेशर शुड बी एक्सर्टेड। गेटिंग वेल ना? तो ऐसी स्थिति में, चूंकि अब पृथ्वी ठोस अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में इसके कॉन्ट्रैक्शन संभव नहीं है, राइट। ऐसी स्थिति में इसके संकुचन संभव है, इसके संकुचन संभव नहीं है, राइट। तो ऐसी स्थिति में अब स्पर्श रेखीय संकुचनकारी बल का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर अंतर्जात बल के क्रियाशीलता का प्रश्न नहीं होता, और यदि अंतर्जात बल क्रियाशील नहीं होंगे तो भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि घटनाएं जैसी घटनाएं नहीं होगी। लेकिन आज भी पृथ्वी के अलग अलग भाग में विवर्तनिक घटनाएं घटित होती रहती है, जो इस सिद्धांत के, है ना, पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। गेटिंग वेल ना? तो संकुचनकारी संकल्पना क्या है ये समझ में आ गया ना, कि संकुचनकारी संकल्पना के अनुसार, है ना, अवस्था परिवर्तन के क्रम में पृथ्वी पर क्रियाशील स्पर्श रेखीय संकुचनकारी बल ही अंतर्जात बल का प्रमुख कारण था। क्लियर हुआ ना? लेकिन बाद के वर्षों में इसकी आलोचना प्रारंभ हो गई, तो दूसरे सिद्धांत की भी आवश्यकता महसूस होने लगी। फिर देखिए, मैंने अलग अलग विचारधारा वैज्ञानिकों की अलग अलग मान्यता है, राइट। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी क्या कहता है ये समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी इसका व्यू क्या है ये समझ में आ गया। सेकेंड, आप देखिए कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत का संवर्धन किया था, जो काफी प्रचलित हुआ। तो वेगनर ने दो बलों को मूलतः अंतर्जात बल का कारण माना। एक बल था जिसको उत्प्लावन बल के नाम से, फोर्स ऑफ बायंसी के नाम से, है ना, फोर्स ऑफ बायंसी या उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाता है, और दूसरे बल को उन्होंने डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल पुल, विभेदी गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया। क्लियर हुआ ना? देखिए, ये दोनों बल क्या है, मतलब एक्चुअली ये चाहे तो फोर्स ऑफ बायंसी या डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल पुल की अवधारणा क्या है। तो वेगनर की यह मान्यता कि पृथ्वी माने कार्बोनिफेरस पीरियड के पूर्व संपूर्ण स्थलीय भाग एकीकृत थे और स्थलीय भाग सियाल के द्वारा निर्मित है, जो ठोस अवस्था में है, राइट।
सियाल के द्वारा निर्मित है, जो ठोस अवस्था में है, वह सीमा नामक द्रव पर तैर रहा है। सीमा नामक द्रव पर तैर रहा है। सीमा द्रवित अवस्था में है, मतलब सियाल फ्लोट ओवर सीमा, राइट। और इस दोनों के बीच घर्षणात्मक बल नगण्य है। ये पर्टिकुलरली वेगनर के महाद्वीपीय प्रभाव विस्थापन के सिद्धांत की मौलिक अवधारणा थी। अब आपको बतला दें कि आर्किमिडीज ने, है ना, उत्प्लावन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि किसी पिंड को द्रव या गैस में डुबाया जाए तो उस बल के द्वारा, उस वस्तु के द्वारा, उस पिंड के द्वारा एक अपथ्रस्ट महसूस होगा, जिस बल को हम उत्प्लावन बल के नाम से पुकारते हैं। गेटिंग मिला? तो चूंकि सियाल सॉलिड है और वो सीमा पर तैर रहा है, तो स्वाभाविक है कि अंदर से एक बल क्रियाशील होगा, जिसको फोर्स ऑफ बायंसी या उत्प्लावन बल कह सकते हैं। चूंकि यह अंदर से क्रियाशील है, इसलिए इसको अंतर्जात बल के कैटेगरी में हम शामिल करते हैं। दूसरी बात, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल पुल क्या है, ये आप जाने। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील है, जिसको हम स्मॉल जी के द्वारा सूचित करते हैं। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनर कोर, जो ठोस अवस्था में है, जिसका विस्तार, है ना, 5100 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर के मध्य होता है ना, जिसको मैटेलिक न्यूक्लियस के नाम से भी, कोर के नाम से भी, या निफे के नाम से भी जानते हैं, इनर कोर या निफे के नाम से जानते हैं, उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कारण माना जाता है। और आपको बतला दें कि पृथ्वी के, जहां तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है, का प्रश्न है, यदि यह इक्वेटर है और यह पर्टिकुलरली पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल है, और यह साउथ पोल है, राइट, साउथ पोल है, तो इक्वेटोरियल रीजन में गुरुत्वाकर्षण बल कम और ध्रुवीय प्रदेश में, ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, क्योंकि पर्टिकुलरली आप जानते हैं कि पृथ्वी के ध्रुवीय प्रदेश में चिपटापन है, अर्थात कोर के काफी निकट है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग सतह पर, है ना, पृथ्वी के सतह के अलग अलग भाग में अलग अलग मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील होते हैं, राइट। और इसको हम डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल पुल या विभेदी गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से पुकारते हैं, राइट। और चूंकि यह अंदर से क्रियाशील होता है, इसलिए इसको हम, है ना, अंतर्जात बल के कैटेगरी में शामिल करते हैं। अर्थात कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के अनुसार जहां अस्पर्श रेखीय संकुचनकारी बल अंतर्जात बल का कारण था, वही वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार, राइट, विभेदी गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल अंतर्जात बल के लिए उत्तरदायित्व है। गेटिंग वेल? अब देखिए तीसरी विचारधारा जो आई सामने, ओके, तीसरी विचारधारा वह पर्टिकुलर, है ना, इसके बाद भी कई विचारधारा का विकास हुआ है। जैसे वेगनर के बाद एक तीसरी विचारधारा की हम चर्चा करें, राइट। तीसरी विचारधारा है डेली नामक वैज्ञानिक ने स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग का प्रतिपादन किया, मतलब पर्वत निर्माण के लिए महाद्वीपीय फिसलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें डेली ने गुरुत्वाकर्षण बल को ही अंतर्जात बल का कारण माना। गेटिंग वेल ना? तो डेली की विचारधारा अलग थी, वेगनर और कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के विचारधारा से इसकी अलग विचारधारा अलग थी। तो स्पष्ट है कि जहां कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी अस्पर्श रेखीय संकुचनकारी बल को अंतर्जात बल का कारण मानता है, राइट, वेगनर डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल पुल और उत्प्लावन बल को अंतर्जात बल का कारण मानते हैं, वही डेली, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल को अंतर्जात बल का कारण मानते हैं, राइट। फिर देखिए चौथी विचारधारा जो आई, वह विचारधारा है जॉली की। जॉली ने पर्वत निर्माण के संदर्भ में रेडियोधर्मी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको हम रेडियो एक्टिव थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, है ना, रेडियो एक्टिव थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जॉली ने यह सिद्धांत दिया, जॉली के सिद्धांत के अनुसार भूगर्भ में, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की उपस्थिति ही अंतर्जात बल का कारण है, क्योंकि अब जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अल्फा, बीटा एवं गामा रेज का एमिशन करता है, और ये एनर्जी है जो फोर्स उत्पन्न करेगा, और वह बल अंतर्जात बल के रूप में क्रियाशील हो रहा है। तो आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी की विचारधारा क्या है, वेगनर की विचारधारा क्या है ना, डेली की विचारधारा क्या है, और जॉली की विचारधारा, मतलब सभी विचारधारा या अलग अलग भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए हैं, राइट। परंतु सर्वमान्य संकल्पना, जो जिसको अभिनव संकल्पना भी कह सकते हैं, वह है ऑर्थर होम्स की संकल्पना, ए होम्स, राइट। ऑर्थर होम्स ने थर्मल कॉन्वेक्टिव करेंट ऑफ माउंटेन बिल्डिंग मतलब पर्वतों के निर्माण से संबंधित
ऊष्मा संवहनीय धारा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्लियर हुआ ना कि पर्वतों के निर्माण से संबंधित ऊष्मा संवहनीय धारा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गेटिंग वेल ना, ऊष्मा संवहनीय धारा के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्थर होम्स ने किया था। गेटिंग वेल ना, यह सिद्धांत क्या है ये समझिए। देखिए भूगर्भ में जैसे जब आप अंदर जाएंगे ना भूगर्भीय क्षेत्र में, तो देखिए पृथ्वी के सतह का औसत तापमान यदि 15 से 22 डिग्री सेल्सियस है तो 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 500 डिग्री सेल्सियस है। 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। 400 किलोमीटर की गहराई पर तापमान है ना लगभग है ना 1900 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाते हैं, राइट। और केंद्र में जब आप जाएंगे 6400 किलोमीटर तो यहां पर तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति है। और यह जानकारी है ना जिस ग्राफ पर आधारित है उसको जियोथर्मिक ग्राफ के नाम से, जियोथर्मिक थर्मिक ग्राफ के नाम से जानते हैं। मतलब जियोथर्मिक ग्राफ भूगर्भ के तापीय दशाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्लियर हो ना, क्योंकि आपको यह समझ में आना चाहिए कि 1100 डिग्री सेल्सियस जो 100 किलोमीटर की गहराई पर है, इसको इनिशियल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रॉक या चट्टान के प्रारंभिक गलनांक के नाम से जानते हैं। अर्थात 100 किलोमीटर गहराई पर जब तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं तो चट्टान मेल्ट कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्यों के द्वारा डायरेक्ट कोर में जाके टेम्परेचर का ज्ञान को मेजर करना असंभव है। तो यह इनडायरेक्टली मेजर्ड है राइट। और यह एक ग्राफ पर आधारित है जिसको हम जियोथर्मिक ग्राफ कहते हैं। मतलब जियोथर्मिक ग्राफ भूगर्भीय तापमान के दशाओं की जानकारी देता है, राइट। और बहुत सारे कारण है पृथ्वी के गर्भ के उच्च तापीय दशा के, बहुत सारे कारण है। जैसे एक कारण सपोज करें कि रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति। दूसरे कारण है आप देखिए कि ओवरलाइंग प्रेशर, ऊपर से पड़ने वाले दबाव, ओके। तीसरे कारण है आप जानते हैं कि पृथ्वी 3 सकेंद्रीय गोलों का बना हुआ है, सियाल, सीमा और नीफे, और ये गत्यात्मक है। तो सियाल, सीमा और नीफे के बीच लगने वाले घर्षणात्मक बल, फ्रिक्शनल फोर्सेज, ये भी उच्च तापमान का कारण है। फिर आप देखिए चौथा कारण हो सकता है ग्रेविटेशनल पुल का एनर्जी में कन्वर्जन, ओके। पांचवा कारण हो सकता है कि पृथ्वी के केंद्र में बार मैग्नेट है तो इमिशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। And dynamism of the earth itself. Earth rotates on its axis and revolves around the sun. You know that every rotational object or dynamic object possesses energy in the form of half mv square. That is kinetic form of the energy. So all the factors are collectively responsible for high temperature condition prevailing in the earth interior. Getting well ना? लेकिन आप देखिए कि आर्थर होम्स ने भूगर्भ रेडियोधर्मी तत्व की उपस्थिति को ही, है ना, रेडियोधर्मी तत्व की उपस्थिति को ही भूगर्भ के उच्च तापीय दशा का कारण माना। एक्चुअली आर्थर होम्स कंसीडर्ड द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एज द मेन कॉज ऑफ हाई टेम्परेचर कंडीशन प्रिवेलिंग इन द अर्थ इंटीरियर। गेटिंग वेल ना, राइट। कंसीडर्ड द मेन कॉज ऑफ, है ना, प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द अर्थ इंटीरियर एज द मेन कॉज ऑफ हाई टेम्परेचर कंडीशन इन द अर्थ इंटीरियर। आप देखिए कि ये होम्स ने कहा कि यदि पृथ्वी के ऊपरी भाग में यदि R1 इज द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड R2 इज द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, तो उसने कहा कि द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द अपर पार्ट इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द लोअर पार्ट, ओके। स्पष्ट है कि जितने अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी तत्व होंगे उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन आपको बतला दें कि होम्स ने कहा कि चूंकि ऊपरी भाग प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल के संपर्क में था, इसलिए ऊपरी भाग के द्वारा सतत रूप से ऊर्जा के क्षय हुए, जिस कारण ऊपरी भाग ठोस अवस्था, सॉलिड अवस्था में, है ना, प्राप्त किया। और इस सॉलिड पार्ट को स्ट्रेटम के नाम से उन्होंने पुकारा। क्लियर हो ना। दूसरी ओर उसने कहा कि चूंकि आंतरिक भाग प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल के प्रभाव में नहीं थे,